हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी सीरीज़ में एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी में दो टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है एमआरआई। अगर हम एमआरआई की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये एक तरह का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हम इसे कह सकते हैं, जो इमेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं और साथ में ही रेडियो फ्रिक्वेंसी का भी। इसमें जो वेव्स होती हैं और जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होते हैं, इन दोनों का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हमें इमेजेस जनरेट करने में हेल्प मिलती है। अगर हम इमेजेस की बात करें तो इसमें हम इंटरनल ऑर्गन्स या फिर सॉफ्ट टिश्यूज़ की इमेजेस लेते हैं, जिसमें हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस का यूज़ नहीं करते हैं, जो ह्यूमंस को हर्ट कर सकती हैं। अब अगर इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ये बेस्ड होता है ऑन प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक। इसमें जो हाइड्रोजन न्यूक्लाई होते हैं, जिसको हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी में होते हैं, वो अलाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से। जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एमआरआई से आती है, इसमें हमें आरएफ यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो पल्स होती हैं, वो एक्साइट करती हैं इन प्रोटॉन्स को, जो हमारी बॉडी में होते हैं। और जब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो पल्स होती है, इन्हें स्विच ऑफ कर दिया जाता है मशीन से, तो ये प्रोटॉन्स जो हमारी बॉडी में एक्साइट हो गए थे, वो दोबारा रिटर्न करते हैं अपनी ओरिजिनल स्टेट पे। और साथ ही जब वो वापस आते हैं तो वो इमिट करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स। और जब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स जो होते हैं, इनको हम डिटेक्ट करते हैं और इन्हें प्रोसेस करते हैं बाय कंप्यूटर, तो हमें इमेजेस मिलती हैं इंटरनल ऑर्गन्स की। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसके मेन पार्ट्स होते हैं, सबसे फर्स्ट सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, जो हमें स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर अगला है ग्रेडियंट कॉइल्स, जो ऐसी पोजीशन पे होती हैं जो सिग्नल को एनकोड करती हैं, इनकोडिंग में उसकी हेल्प करती हैं। फिर हमारे पास अगला है आरएफ ट्रांसमीटर कॉइल, ये सेंड करती है रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स को। फिर अगला है रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर कॉइल, ये डिटेक्ट करता है सिग्नल को जो हमारी बॉडी से निकलते हैं। फिर अगला है कंप्यूटर सिस्टम, ये प्रोसेस करता है उन सिग्नल्स को और हमें इमेज देता है। अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो जो पेशेंट होता है, जिसकी हमें बॉडी का एमआरआई स्कैन करते हैं, उसको हम प्लेस करते हैं इनसाइड द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। हमारी जो बॉडी होती है वो हाइड्रोजन, यानी हम कह सकते हैं वाटर ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में, तो इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। तो जो हाइड्रोजन प्रोटॉन होते हैं वो टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं और वो किसी भी डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। लेकिन जब हम एमआरआई जो मशीन होती है उसके अंदर एंटर करते हैं, तो जो मशीन है उसमें वो पावरफुल मेन मैग्नेट, जिसको हम बी नोट से डिनोट करते हैं, उस फोर्स को यूज़ करती है और जो हमारी बॉडी के प्रोटॉन्स होते हैं उनको सेम डायरेक्शन में अलाइन कर देती है। फिर जैसे ही जो हमारी बॉडी के प्रोटॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, तो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये वहाँ पर स्टिल नहीं रहते हैं, वो वहाँ पर वोबल करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी ही जगह पर। और जब ये वोबल करते हैं तो इनकी जो अल्ट्रा फास्ट फ्रिक्वेंसी हमें देखने को मिलती है, और इसी अल्ट्रा फास्ट फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं लारमोर फ्रिक्वेंसी। अगर हम बात करें, जब ये फ्रिक्वेंसी हमारी बॉडी से निकलना स्टार्ट होती है, तो जो मशीन है वो सेंड करती है रेडियो वेव को हमारी बॉडी में थ्रू पल्स सिस्टम। जब ये रेडियो वेव्स हमारी बॉडी की फ्रिक्वेंसी से मैच करती हैं, तो एग्जैक्टली वोबलिंग फ्रिक्वेंसी से मैच करती हैं, तब वो जो प्रोटॉन्स हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनको जो हमने उन्हें अलाइन किया है, उस अलाइनमेंट को वो छोड़ देते हैं और वहाँ से वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो रेडियो वेव्स होती है उसको हम टर्न ऑफ कर देते हैं, और जब जो प्रोटॉन्स होते हैं जो एक्साइट करके होते हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने लग जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो कुछ एनर्जी को वो लूज़ करते हैं जो उन्होंने एब्जॉर्ब की थी। तो जब ये प्रोटॉन्स वापस आते हैं तो ये एमिट करते हैं कुछ रेडियो सिग्नल को,
और जो रेडियो सिग्नल हैं वो उनके खुद के होते हैं। तो एमआरआई मशीन का जो एंटीना है वो उसमें जो कॉइल है वो इन सिग्नल को डिटेक्ट या फिर कैप्चर कर लेता है। तो जब ये सिग्नल डिटेक्ट कर लेता है तो जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं बॉडी में वो डिफरेंट एनर्जी रिलीज़ करते हैं जिनकी स्पीड अलग होती है। और इसकी हेल्प से क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है वो इजीली मैप कर पाता है कि कौन से बॉडी पार्ट में से कौन सा सिग्नल आ रहा है। अगर हम इसमें बात करें तो ये मैथमेटिकली ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म, इसमें इसका यूज़ करते हैं हम, तब हम फ्रिक्वेंसी को अलग अलग पता कर पाते हैं। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे फर्स्ट है द कूपर लिमिट। अगर हम बात करें, इफ़ यू ट्राई टू जनरेट अ 3.0 टेस्ला फील्ड, जिसकी हमें पता है कि जब हम एमआरआई स्कैन करते हैं तो उसके लिए हमें जो फ्रिक्वेंसी हम जनरेट करवाते हैं वो अराउंड 3.0 टेस्ला फील्ड की चाहिए। तो हम यही देख रहे हैं इसमें कि हमें अगर ये 3.0 टेस्ला फील्ड स्टैंडर्ड कूपर वायर चाहिए होता है इसके लिए। तो जब हम इसको यूज़ करते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो ये जब इलेक्ट्रिक करंट इससे टकराता है तो जो मेटल का जो नेचुरल रेसिस्टेंस होता है अगर उसकी बात करें तो जूल लॉ के अकॉर्डिंग वो होता है P=I²R। तो जिसकी वजह से जो हीट है वो जनरेट होगी रेसिस्टेंस की वजह से। अगर हीट जनरेट होगी तो वो जो मशीन है उसके जो पार्ट्स हैं वो भी मेल्ट होने स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम उसमें कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे। तो इसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी सुपर कंडक्टिंग सॉल्यूशन की। तो जब हम सुपर कंडक्टिंग डिवाइस को यूज़ करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो जिसकी वजह से हम अगर करंट को पास कर रहे हैं इसमें से तो उसमें हीट जनरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि I²R जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाता है, और जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड को सेफ बनाता है। अगर हम सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स की बात करें तो वो जनरेट करती हैं अल्ट्रा स्टेबल 3.0 टेस्ला फील्ड। और अगर हम पेशेंट की बॉडी की बात करें तो वो है हाइड्रोजन प्रोटॉन को अलाइन करता है और साथ ही वोबल होते हैं उसमें। और अगर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी और ग्रेडियंट कॉइल की बात करें तो ये प्रोटॉन को सबसे पहले एक्साइट कराते हैं अलाइनमेंट से, फिर उसके बाद उनको जब वापस आते हैं तो उनमें जो इको साउंड होता है उसको डिटेक्ट करते हैं ग्रेडियंट कॉइल्स। अगर हम डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह का डायग्राम ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास होता है एक मैग्नेट, फिर यहाँ पर होती है ग्रेडियंट कॉइल, और यहाँ पर सबसे इधर होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये हमारा होल होता है जिसको हम बोर कहते हैं। यहाँ पर पेशेंट के लिए होता है सैंपल टेबल, और यहाँ पर होते हैं एम्बेडेड स्कैनर। तो ये हमारा हुआ एमआरआई का डायग्राम। अब बात करते हैं जो एमआरआई स्कैनर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स को, जो एलॉय जिसका नाम हम ले सकते हैं निबियम टाइटेनियम। जनरली हम इसका यूज़ करते हैं। तो NBTI है ये, इसको हम लिक्विड हीलियम के जो वेसल होता है उसमें डुबो के रखते हैं 4.2 केल्विन टेम्परेचर तक, और इसको हम इसलिए डालते हैं ताकि जो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके बिलो इसका टेम्परेचर रहे और ये मेल्ट ना करे। तो यहाँ पर हमारा एमआरआई टॉपिक फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। ये भी बात करें तो एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टिंग डिवाइस की। तो जो इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस है इसको हम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस भी कह सकते हैं। ये powerful microscopic probe in the understanding the fundamental mechanism of high temperature superconductivity। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी हेल्प करता है जिनके पास हाई टेम्परेचर होता है उन डिवाइस की स्टडी करने में। अगर EPR की बात करें तो ये डिटेक्ट करता है ट्रांजिशंस बिटवीन जीमन स्प्लिट एनर्जी लेवल्स। जैसे कि हमें पता है कि जो जब जीमन स्प्लिट होता है तो उसमें दो हमारे पास एनर्जी स्टेट आती है, एक होती है हाई एनर्जी स्टेट और एक होती है लोअर एनर्जी स्टेट। तो EPR जो हमारे पास है ये डिटेक्ट करने में हेल्प करता है इन दोनों एनर्जी स्टेट लेवल के ट्रांजिशन के। अगर हम बात करें तो ये हमें सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। अगर हम अपने कन्वेंशनल सुपर कंडक्टर्स की बात करें तो वो रिपेल करते थे मैग्नेटिक फ्लक्स को और
उनमें जो EPR साइलेंट रहता था वो इसलिए रहता था क्योंकि उसमें सिर्फ हम सिंगल कूपर पेयरिंग करते थे। तो अगर हम अपने EPR की बात करते हैं तो वो डिटेक्ट करता है रेजोनेंट अब्जॉर्प्शन को, जो माइक्रोवेव रेडिएशन में होती हैं बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन्स, और जब ये स्प्लिट होते हैं बाय एन एक्सटर्नल स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जब हमारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन को हम प्लेस करते हैं एक्सटर्नल स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में, जिसको हम B0 से डिनोट करते हैं, तो वो डीजनरेट करता है एनर्जी लेवल्स को और स्प्लिट हो जाता है इलेक्ट्रॉन जीमन फैक्ट की वजह से इनटू 2 स्टेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MS इक्वल्स टू ±1/2। और ये हमारा कुछ उस तरह का डायग्राम है। यहाँ पर हमारा E इक्वल्स टू 0 है, ये हमारी एनर्जी है, और यहाँ पर ये स्प्लिट हो गया है 2 पार्ट में। ये कहलाती है हमारी हायर एनर्जी स्टेट। यहाँ पर है +½ इसको हम एंटी पैरेलल भी कहते हैं। यहाँ पर है हमारी मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम B0 से डिनोट कर रहे हैं, और ये हमारा कहलाता है रेजोनेंट का कंडीशन। और यहाँ पर है हमारी पैरेलल लाइन जिसको हम बोलते हैं लोअर एनर्जी स्टेट। अगर हम G की बात करें इसमें, तो G है हमारे पास लेंस G फैक्टर, म्यू बी है हमारे पास बोर मैग्नेटॉन, और H है हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट। और अगर हम बात करें कि इसमें रेजोनेंस कब होता है, तो जब हमारे पास अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जब वो माइक्रोवेव रीजन में परपेंडिकुलरली अप्लाई करते हैं हम उसको B0 पर, तब रेजोनेंस ऑकर होता है, और ये है हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन। अगर हम बात करें G टेंसर की, तो फिज़िकल मटेरियल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा ये पेयर्ड रहता है, बहुत कम हमें उसको फ्रीली या फिर इंडिपेंडेंटली हमें दिखाई देता है। वो हमेशा बाउंड रहता है एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अगर हम बात करें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बाउंड है और वो जाता है ऑर्बिटल मोशन में, तो इसकी वजह से वहाँ पर राइज होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस करता है स्मॉल इंटरनल लोकल मैग्नेटिक फील्ड को, जो उसके खुद के द्वारा जनरेट होती है। तो जो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल G वैल्यू आती है वो शिफ्ट हो जाती है, कहाँ से, फ्री इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट से। और अगर हम होस्ट क्रिस्टल की बात करते हैं, उसके पास भी अगर परफेक्ट क्यूबिक सिमेट्री नहीं है, तो जो G की वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि किस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो G की वैल्यू आती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, और कह सकते हैं हम कि वो 3x3 का सेकेंड रैंक G टेंसर की वैल्यू देगी। अब हमारा इसी में एक और टर्म आता है हाइपर फाइन कपलिंग। जैसे कि हमें पता है कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें आइसोलेशन पसंद नहीं है, दे आर सराउंडेड बाय एटॉमिक न्यूक्लियर, वो हमेशा सराउंड रहते हैं एटम की न्यूक्लियाई से। और अगर कोई भी न्यूक्लियस है उसके पास खुद का न्यूक्लियर स्पिन है, तो जो इलेक्ट्रॉन स्पिन इंटरैक्ट होगा वो मैग्नेटिकली कहलाएगा हाइपर फाइन कपलिंग। अगर हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर फाइन पीक्स कितने हैं किसी भी स्पेक्ट्रम में, तो उसका फॉर्मूला होगा 2i+1, इसको हम n से डिनोट करते हैं। अगर हम EPR स्पेक्ट्रोमीटर की बात करते हैं, तो ये माइक्रोवेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हमेशा कांस्टेंट बनाकर रखता है, लेकिन जब ये जो रैंडम नॉइस होता है, इलेक्ट्रिकल नॉइस, उसको ब्लॉक करने और साथ ही जो वीक सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने के लिए इसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोड्यूस या फिर यूज़ करते हैं जो टाइनी और हाई फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड में मॉड्यूलेशन होता है। अगर हम बात करें कि इसकी वजह से क्या होता है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो नेचुरली आउटपुट जो हमें देता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द अब्जॉर्प्शन देता है। अगर हम इसमें डायग्राम की बात करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ डायग्राम आता है।
स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन प्रोफाइल, तो यहाँ पर है हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, ये है हमारे पास सिग्नल इंटेंसिटी। यहाँ पर ये जो हमारे पास बन रहा है डायग्राम में, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पीक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सच में बेल पीक बोलते हैं इसको। और अगर हम फाइनल ईपीआर डिस्प्ले करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है dx फर्स्ट डेरिवेटिव बाय dB, और यहाँ पर है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। और यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है इसमें बेल पीक नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं असिमेट्रिक वेव। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC एंड FCC।